हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। ये सेशन हमारे सब्जेक्ट दैट इज डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स का पहला सेशन होने वाला है। पहला सेशन है तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर सवाल आएगा कि सर हम कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ेंगे, क्यों पढ़ना है इस सब्जेक्ट को, है ना। तो अभी ऐसे सवालों का जवाब मिले उसके पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इस सब्जेक्ट का मतलब समझें, है ना। जहां मैं ये बोल रहा हूं कि सब्जेक्ट का नाम है डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर्स, तो सबसे पहला वर्ड जो आ रहा है यहाँ पर इस सब्जेक्ट के नाम में वो है डिजाइन। मतलब ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिजाइनिंग करते हैं। अब डिजाइनिंग का मतलब क्या है? डिजाइनिंग का मतलब ये है कि भैया हम जो भी स्ट्रक्चर के अलग अलग मेंबर्स हो सकते हैं, चाहे वो बीम हो, चाहे वो कॉलम हो, फुटिंग हो, स्लैब हो, उन मेंबर्स की साइज, उन मेंबर्स की लेंथ, डेप्थ, विड्थ, शेप, ये सब कुछ हम खुद ही डिसाइड करते हैं एज एन इंजीनियर। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ जब मैं डिजाइन वर्ड बोल रहा हूं तो दिस वर्ड इज एक्चुअली रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर, और एज अ सिविल इंजीनियर आप यहाँ पर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो एक ब्रांच है अपने सिविल इंजीनियरिंग की, उसके बारे में पढ़ रहे हो। ऑब्वियस ही बात है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें टोटल 2 तरह के काम एज एन इंजीनियर आपको करने चाहिए। अब 2 तरह के काम कौन कौन से हैं? तो पहला काम है आपका स्ट्रक्चर को एनालाइज करना। तो जो फर्स्ट प्रोसेस हो जाता है वो क्या है, दैट इज एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। दूसरा जो काम बन जाता है आपके पास, दैट इज द डिजाइन ऑफ द स्ट्रक्चर। अब एनालिसिस का मतलब क्या है? एनालिसिस का मतलब ये है कि आप कैलकुलेट करोगे कि भैया क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं हमारे स्ट्रक्चर के किसी भी मेंबर पे या ओवरऑल स्ट्रक्चर पे। अब वो फोर्सेस हो सकता है डेड लोड हो सकता है लाइव लोड हो, लेकिन कैसे भी फोर्सेस है वो फोर्सेस सबसे पहले हमें पता होने चाहिए, उनकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए। फोर्सेस के बाद ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई यहाँ पर मेंबर है तो उससे रिएक्शन भी मिलेंगी, तो रिएक्शंस मुझे पता होने चाहिए। रिएक्शंस है और साथ में अगर कहीं ना कहीं जॉइंट है, कहीं कोई सपोर्ट है, तो ऑब्वियस ही बात है वहां पर एक्ट करेगा आपका शीयर फोर्स, है ना। शीयर फोर्स, स्ट्रेसेस आपको पता होने चाहिए, है ना। बेंडिंग मोमेंट आपको पता होना चाहिए। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारे स्ट्रक्चर के मेंबर में कितना फोर्स है, कितना रिएक्शन मिल रहा है फ्रॉम द जॉइंट और सपोर्ट, कितना आपको शियर फोर्स एक्ट कर रहा है या बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है, यही सब कुछ जो आपके कैलकुलेशन आप करते हो इसको बोलते हैं एज द एनालिसिस। कभी ऑलरेडी आपके पास एक मेंबर दिया है, मेंबर पे लगने वाले फोर्सेस आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं, स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने हैं, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, शियर फोर्स कैलकुलेट करना है ना। मेंबर कैसा भी हो सकता है, डिटर्मिनेट हो या इनडिटर्मिनेट हो, मैं अभी फिलहाल वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके बेसिस पे जब आप अपने एनालिसिस को भी डिवाइड करते हो तो एनालिसिस को डिवाइड करने में भी हमारे पास 2 तरह के सब्जेक्ट आ जाते हैं। पहला सब्जेक्ट है सॉम, जिसमें हम लोग मेनली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, और दूसरा है अपना थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स या फिर स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी बोल देते हैं उसको कई बार, जिसमें हम लोग मेनली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स की बातें करते हैं। बट ऑब्वियस ही बात है, जब भी मैं किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर का एनालिसिस कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं, एनालिसिस कर रहा हूं। देखो पहला पार्ट क्लियर होगा तब जाके दूसरा पार्ट यहां पर समझ आएगा, है ना। तो पहला पार्ट यहाँ पर आई होप शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आया है क्या, कि एनालिसिस का मतलब है कि किसी भी मेंबर में लगने वाले फोर्सेस, स्ट्रेसेस, मोमेंट्स, शियर फोर्स वगैरह की वैल्यूज कैलकुलेट करना, जो कि आप करना सीखते हो अपने 2 सब्जेक्ट्स में, सॉम में और अपने स्ट्रक्चरल एनालिसिस में। लेकिन जब भी आप एनालिसिस करते हो तो यहाँ पर आपके पास एनालिसिस करने के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। अब प्रिंसिपल्स क्या है एनालिसिस करने के लिए? तो बेसिक प्रिंसिपल में पहला प्रिंसिपल है, इट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ द स्ट्रक्चर। इक्विलिब्रियम ऑफ द
स्ट्रक्चर। अब देखिए, जहां मैं इक्विलिब्रियम की बातें कर रहा हूं, इसका मतलब दैट द समेशन शुड बी जीरो अगर मैं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूं अपार्ट फ्रॉम आवर फ्रेम, है ना। फ्रेम मतलब इनर्शियल फ्रेम्स भी हो सकती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स भी हो सकती है। ये सब कुछ आपने पढ़ा होगा स्कूल लेवल में, इतना डेप्थ में वैसे जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप इक्विलिब्रियम की ही बातें कर रहे हो, दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पर समेशन ऑफ फोर्सेस जीरो होना चाहिए, आइदर इन एक्स डायरेक्शन, या अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ तो वाई डायरेक्शन में, और अगर मैं जेड डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ तो जेड डायरेक्शन में भी समेशन ऑफ फोर्सेस जीरो होना चाहिए। अब इसी चीज को क्या आप सॉम में अप्लाई करते थे? अगर आपने सॉम थोड़ा भी पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको ये पता होगा कि हम सर ये बीम्स पर रिएक्शंस कैलकुलेट करते थे एट द सपोर्ट। लेट अस सपोज कि ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहां पर आप कैलकुलेट करना चाहते हो व्हाट इज द रिएक्शन एट ए एंड व्हाट इज द रिएक्शन एट बी। तो आप पहली ही इक्वेशन यहां पर क्या लिखते थे? आप पहली इक्वेशन लिखते थे दैट द समेशन ऑफ रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी शुड बी इक्वल्स टू द फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। इसका मतलब क्या है कि फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन को आप इक्वल टू जीरो करते थे, अपवर्ड डायरेक्शन माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन शुड बी इक्वल्स टू बी जीरो, है ना। तो ये इक्वेशन ही अगर आपने लिख दी, इसका मतलब कि आप इक्विलिब्रियम की बातें कर रहे हो। दूसरी इक्वेशन आप क्या लिख देते थे? दैट द समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल्स टू बी जीरो। मतलब अगर मैं मोमेंट की बात कर रहा हूं तो वहां पर समेशन ऑफ मोमेंट्स भी तो जीरो होना चाहिए, है ना। तो ये जो बातें आप लिख रहे हो, इक्वेशन लिख रहे हो, दैट इज नथिंग बट दैट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इसका मतलब कि पहली कंडीशन जो आप यहां पर फॉलो करवाना चाहते हो किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के एनालिसिस में, दैट इज इट्स इक्विलिब्रियम, कि भैया जो आपका स्ट्रक्चर है या जो मेंबर है वो कैसा होना चाहिए? इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा, दूसरी कंडीशन जो यहां पर आप सेटिस्फाई करवाना चाहते हो कई बार, दैट इज द कंपैटिबिलिटी कंडीशन। अब कंपैटिबिलिटी कंडीशन क्या होती है पहले ये समझा देता हूं, है ना। देखो, ये सब समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप ये समझ पाओ दैट हाउ अवर सब्जेक्ट दैट इज आरसीसी स्ट्रक्चर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द सॉम एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस, है ना। ये डिफरेंस पहले क्लियर होगा तभी जाकर आप इस आरसीसी सब्जेक्ट से प्यार कर पाओगे। क्यों पढ़ना है, क्या अलग है ऐसा, क्यों जरूरी है एज एन इंजीनियर मेरे लिए इस सब्जेक्ट को पढ़ना? ये सवाल बिल्कुल आप लोगों के दिमाग में आने चाहिए, नहीं आए हैं तो भी आने चाहिए अब, कि क्यों पढ़ना है ये। क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस सब्जेक्ट को दिल से नहीं पढ़ोगे। दिल से पढ़ा, याद रहेगा, समझ आएगा और एग्जाम में आप क्वेश्चंस भी कर पाओगे। खैर, कंपैटिबिलिटी कंडीशन जब मैं बात कर रहा हूं कि हमारा स्ट्रक्चर कंपैटिबल होना चाहिए, है ना। कंपैटिबल मतलब बेसिक कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि कंटिन्यू होना चाहिए, है ना। कंटिन्यूटी कंडीशन वहां पर सेटिस्फाई होना चाहिए, या फिर जो जॉइंट है या जो सपोर्ट है जिस भी साइड से मैं देखूं उसकी लोकेशन फिक्स होनी चाहिए। जैसे कि समझते हैं इसको, जरा इसको समझने के लिए लेट अस सपोज कि ये एक आपका बार है जिसके दोनों ही एंड्स मैंने क्या कर दिए हैं? फिक्स कर दिए हैं, है ना। बीम बोल दो आप इसको, ठीक है। लेकिन इसका टेम्परेचर मैंने कुछ बढ़ा दिया, इसका जो टेम्परेचर है वो मैंने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। मतलब चेंज इन टेम्परेचर इज समथिंग दैट इज नॉन जीरो। ऑब्वियस ही बात है सर, अगर मैंने इसका टेम्परेचर लेट अस सपोज बढ़ा दिया है, टेम्परेचर बढ़ाया तो ये बार क्या चाहेगा? एक्सपैंड करना चाहेगा। बट क्या ये एक्सपैंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? बिकॉज द सपोर्ट्स आर कैसे हैं? फिक्स्ड सपोर्ट्स है ना। बट सर ये फिक्स्ड सपोर्ट्स के कारण एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब कि ये फिक्स्ड सपोर्ट से कुछ यहाँ पर रिएक्शन मिली होंगी, यस और नो। कुछ स्ट्रेसेस आए होंगे हमारे इस पर्टिकुलर बार में। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर? दैट द एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन जो हो सकता था ऑफ योर बीम ड्यू टू टेम्परेचर राइज, जो भी फ्री एक्सपेंशन हो सकता था उसको रोका है किसने? उसको रोका है कंप्रेसिबल स्ट्रेसेस ने। कंप्रेशन ऑफ बार
ड्यू टू स्ट्रेसेस ने, यस और नो, तभी जाकर तो आपका बार इन पर्टिकुलर पॉइंट, किस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट या इस पर्टिकुलर पॉइंट से मूव नहीं करा है ना, मूव नहीं करा बिकॉज योर सपोर्ट इज फिक्स्ड। और अगर सपोर्ट फिक्स्ड है इसका मतलब कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो पॉइंट ए या फिर जो पॉइंट बी है इनकी लोकेशन फिक्स्ड है, और इसके कारण मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी एक्सपेंशन हो सकता था उसको रोकने के लिए यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप हुए होंगे बार में, और वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की वैल्यूज निकालनी है तो उसके लिए आपने यहाँ पर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगाई थी। सॉम में ये आप लगाते हो, सॉम पढ़ा होगा तो बिल्कुल ये आपने करी थी, नहीं पढ़ा है अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात तो समझ में आनी चाहिए। कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या कि भैया जो आपने यहाँ पर पॉइंट्स बोले हैं ए या बी ये फिक्स्ड है, इसका मतलब कि जितना लेफ्ट और राइट मूवमेंट होगा वो दोनों बराबर बराबर होगा। चलिए इसके अलावा और समझना है तो इसके अलावा और क्या समझ सकते हैं, लेट अस सपोज जैसे ये है, ये आपका एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर है, ठीक है, तो मैं यहां से मान लेता हूं कि ये एक फोर्स या वेट आपने अप्लाई करा अपने बीम पर, है ना, मैं सॉम की बात कर रहा हूं अभी फिलहाल क्योंकि एनालिसिस पार्ट समझना है मुझे। तो अगर लेट अस सपोज मुझे यहां से ये कैलकुलेट करना है दैट व्हाट इज दिस रिएक्शन एट बी, ठीक है, तो बात को समझो कि यहां हमारे इस पर्टिकुलर वेट के कारण, इस पर्टिकुलर वेट W के कारण जो पॉइंट B है वो कुछ इस तरह से नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ होगा, हाँ या ना। सो दिस इज द डिफ्लेक्शन एट B ड्यू टू द वेट B, ठीक है, लेकिन हमारा जो रिएक्शन B लग रहा है, ये रिएक्शन एट B लग रहा है, इसके कारण हमारा जो बीम है ये क्या होना चाहिए, ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होना चाहिए। सो दिस इज योर डिफ्लेक्शन एट B ड्यू टू द रिएक्शन। लेकिन सर क्या B पॉइंट मूव कर सकता है अपवर्ड या डाउनवर्ड, नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि सर ये B पॉइंट तो क्या है, फिक्स्ड है एट दिस सपोर्ट, यस और नो। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, दैट द डिफ्लेक्शन एट B, नेट डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब कि डिफ्लेक्शन एट B ड्यू टू वेट शुड बी इक्वल्स टू बी द डिफ्लेक्शन एट B ड्यू टू द रिएक्शन। सो दिस इज ऑल्सो योर कंपैटिबिलिटी इक्वेशन जो कि आप अप्लाई करके अपने एनालिसिस पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हो। सो दैट इज योर सेकंड कंडीशन जो कि आप अप्लाई करते हो एनालिसिस में, है ना। अब बात करते हैं यहां पर थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन कौन सी है, दैट इज एनर्जी कंडीशन, दैट इज एनर्जी कंडीशन। देखिए एनर्जी जो भी है हमारे स्ट्रक्चर की वो कैसी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। अब एनर्जी कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हम लोग कुछ थ्योरम्स पढ़ते हैं अपने सॉम में, ठीक है। अभी वो फिलहाल मैं आपको थ्योरम्स तो नहीं समझाऊंगा लेकिन थ्योरम के नाम बता देता हूं, जैसे कि आप लोग पढ़ते हो मैक्सवेल थ्योरम या फिर बैटीज थ्योरम। तो ये जो दो और भी है थ्योरम्स, उनको आप जब अप्लाई कर रहे हो उनका आपने अगर डेरिवेशन देखा होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम आती है। दैट मीन्स आप एनर्जी की बातें भी करते हो। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशंस काफ़ी ना हो अननोन्स निकालने के लिए तो आप वहां पर कंपैटिबिलिटी या फिर एनर्जी कंडीशन का भी यूज कर लेते हो। सो व्हाट इज एनालिसिस, एनालिसिस इज नथिंग बट दैट इज द प्रोसेस इन विच यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू डिटरमाइन फोर्सेस, रिएक्शंस, shear forces, bending moments, etc. acting on any member in a structure। तो इंग्लिश में भी बताइए, बाकी हिंदी में तो आपको बिल्कुल समझ में आ ही चुका होगा, है ना। लेकिन सर अभी फिलहाल जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अभी फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का सेकंड पार्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का मैं अभी फिलहाल पढ़ रहा हूँ सेकंड पार्ट। एंड व्हाट इज सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट है यहाँ पर डिजाइनिंग। यहाँ पर सेकंड पार्ट क्या है, दैट इज द डिजाइन ऑफ अवर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि सर जब भी मैं किसी स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया मैं डायमेंशंस, जो हमारे मेंबर है उसके डायमेंशंस मैं यहाँ पर फिक्स कर रहा हूँ। डायमेंशंस ऑफ मेंबर्स इज फिक्स्ड, ठीक है। अब मेंबर कुछ भी हो सकता है भैया, हो सकता है आप स्लैब की बात करो, हो सकता है आप बीम की बात करो, हो सकता है कॉलम की बात करो, ठीक है। तो अब यहाँ पर डिजाइन पार्ट और एनालिसिस पार्ट का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। अच्छा, डिजाइन की बात करूँ तो डिजाइन में भी आप दो सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में, तो पहला आप लोग पढ़ते हो आरसीसी डिजाइन,
ठीक है, जो कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, दूसरा सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं दैट इज स्टील स्ट्रक्चर्स की डिजाइनिंग, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दो तरह के स्ट्रक्चर्स है जिनकी डिजाइनिंग पूरी आप यहाँ पर इन योर बैचलर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीटली पढ़ते हो। ठीक है, तो ये दो सब्जेक्ट है जो डिजाइनिंग के आप लोग पढ़ते हो। लेकिन अब सवाल ये है कि डिजाइन के बेसिक कंसेप्ट क्या है, डिजाइन के बेसिक कंसेप्ट क्या है, कौन से रूल्स है जिनको आपको फॉलो करना है। जैसे कि अभी मैंने बोला कि भैया एनालिसिस में आपके 3 रूल्स है जिनको आप फॉलो करते हो। पहला रूल मैंने क्या बोला, इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बोली भी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, कंपैटिबिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, या फिर एनर्जी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। वैसे ही अगर मैं डिजाइनिंग की बात कर रहा हूँ तो डिजाइनिंग में भी कुछ कंडीशन है जो कि आपको सेटिस्फाई करवानी चाहिए, और वो कंडीशंस बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो टोटल यहाँ पर 5 कंडीशंस है, उनको मैं बिल्कुल यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करता हूँ। 5 कंडीशंस कौन कौन सी है, पहले वो सुन लो, है ना। पहली कंडीशन है दैट इज सेफ्टी। आपका जो भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। दूसरी कंडीशन जो है दैट इज सर्विसेबिलिटी, है ना। अब इनको मैं बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट पहले इनके नाम लिख लेते हैं अपन लोग। दूसरी कंडीशन कौन सी है आपकी, कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो सर्विसेबल होना चाहिए। ठीक है, तीसरी जो कंडीशन है दैट इज कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। तो ड्यूरेबिलिटी इज योर थर्ड कंडीशन। अच्छा, चौथा जो है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, मतलब प्राइस कम होनी चाहिए, है ना। अच्छा, पांचवा जो कंडीशन है दैट इज कि आपका जो स्ट्रक्चर है उसके एस्थेटिक्स, मतलब दिखने में थोड़ा सा अच्छा हो तो मुझे बेहतर लगेगा, है ना। तो टोटल ये 5 कंडीशंस है जिनको सेटिस्फाई करवाना चाहिए ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ एनी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। अब ये 5 ही कंडीशंस को एक एक करके यहाँ पर हम लोग कवर अप करते हैं ताकि थोड़ा सा बेहतर रूप से समझ पाएंगे कि भी डिजाइनिंग में हमारे क्या प्रोस्पेक्ट्स होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की डिजाइनिंग में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो मैंने यहाँ पर कंडीशन आपको बोली है ड्यूरिंग द डिजाइनिंग इज नथिंग बट दैट इज सेफ्टी, है ना। सेफ्टी मतलब क्या होता है, सेफ होना चाहिए, मतलब मेरा जो स्ट्रक्चर है या मेंबर है वो फेल नहीं होना चाहिए। फेल किसके कारण होगा, बिकॉज ऑफ लोड होगा, है ना। तो जहां मैं ये बोल रहा हूं कि सेफ्टी होनी चाहिए, दैट मीन्स मैं ये बोल रहा हूं दैट स्ट्रक्चर, चलो कलर चेंज कर लेता हूं, दैट स्ट्रक्चर और मेंबर should be capable to carry the load, should be capable of carrying load। अच्छा, सिर्फ लोड आएगा क्या, नहीं सर, लोड के लिए हम लोग, लोड की जगह हम लोग कई बार स्ट्रेस के फॉर्म में भी डील करते हैं, टू कैरी द स्ट्रेस और मोमेंट एक्टिंग ऑन इट। अच्छा, सेफ होगा क्या मेरा स्ट्रक्चर, ये चेक करने के लिए या ये कंफर्म करने के लिए आप क्या करते हो, आप यहां पर यूज कर लेते हो फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या बोलता है कि भैया जो भी यहां पर लोड आ रहा है या आने वाला है उससे आप कुछ ज्यादा के लिए डिजाइन कर दो, मतलब जो डिजाइन लोड होगा वो ज्यादा होगा, जो डिजाइन लोड होगा वो ज्यादा होना चाहिए देन द एक्चुअल लोड दैट इज अबाउट टू कम ऑन अवर स्ट्रक्चर। एंड हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि भैया ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखी जाती है। कितनी रखेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू, 2 रखूंगा कि 3 रखूंगा, ये इस पर डिपेंड करेगा कि भैया डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी कितनी ज्यादा है ना। तो यहां पर ये पॉइंट भी लिख लीजिए दैट फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिपेंड्स on the factor of uncertainty। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लेनी पड़ेगी। अनसर्टेनिटी ज्यादा इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आप ये बोल रहे हो कि 20 किलोन्यूटन का फोर्स आएगा, लेकिन सर ये वेरी भी कर सकता है। अब अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये प्लस और माइनस 10 किलोन्यूटन से वेरी कर सकता है, एक कंडीशन तो ये है, ठीक है।
दूसरी कंडीशन में बोल रहा हूँ कि भैया, दूसरी कंडीशन बोलता है कि नहीं ये वेरी तो कर सकता है, लेकिन वेरिएशन जो है ना वो प्लस और माइनस 30 किलो न्यूटन का है। तो ऑब्वियस सी बात है वेरिएशन किस में ज़्यादा है, बोलो जल्दी जल्दी। वेरिएशन इसमें ज़्यादा है ना। तो अगर इसमें वेरिएशन ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है आप जो यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे वो भी क्या ले लोगे, ज़्यादा ले लोगे इन और सेकंड केस। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पर इंश्योर करता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो सेफ होगा। ठीक है, अब सेफ बनाने के लिए एक इंजीनियर के तौर पे आप क्या करते हो एक आरसीसी स्ट्रक्चर में, जैसे कि आप जानते हो ऑलरेडी कि जो आपका कंक्रीट है वो कंक्रीट वीक होता है इन टेंशन, इज वीक इन टेंशन, है ना। तो आप टेंशन में भी अपने इस स्ट्रक्चर को सेफ बनाने के लिए क्या करते हो कि भैया यहाँ पर कुछ टेंसाइल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हो, है ना, करते हो ना। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर आप क्या प्रोवाइड करते हो, वी प्रोवाइड रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट को आरएफ लिख देता हूं ऑन टेंशन साइड टू मेक इट सेफ। करते हो ना। ये मैं बात कर रहा हूं स्पेशली फॉर योर बीम्स। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आती है कि एज एन इंजीनियर हमारा सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होगा ड्यूरिंग द डिजाइनिंग इज टू मेक द स्ट्रक्चर सेफ। और सेफ बनाने के लिए एक हमने देखा कि भैया हम लोग आरसीसी स्ट्रक्चर्स में जो टेंसाइल रेनफोर्समेंट दे रहे हैं वो सेफ्टी के लिए दे रहे हैं, है ना, ताकि जो टेंशन है वो कैरी कर पाए हमारा स्ट्रक्चर। अब चलिए देखते हैं सेकंड जो हमारा पॉइंट है, दैट इज सेकंड पॉइंट क्या बोला था मैंने अभी यहाँ पर आपको, दैट इज सर्विसेबिलिटी। ठीक है, तो सर्विसेबिलिटी क्या है, सर्विसेबिलिटी का मतलब यह है कि सर्विस दे पाए मेरा स्ट्रक्चर, है ना। जैसे अगर मैं कोई कार खरीदने जाता हूं तो कार खरीदने के टाइम पर हम लोग दो चीजें देखते हैं। पहला कि भैया उसकी इनिशियल कॉस्ट क्या है ना, कौन सी कंपनी की है, वो इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि क्या आफ्टर सेल सर्विसेज मिलेंगी मुझे। पता चले गाड़ी का कोई पार्ट खराब हो गया, वो पार्ट ही नहीं ढूंढने को मिल रहा मेरे को, या जो पार्ट है वो बहुत महंगा आ रहा है, या उसकी जो रिपेयरिंग है वो बहुत महंगी पड़ रही है, उसको रिपेयर करने वाला कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा है ना। तो दैट इज द सर्विसिंग ऑफ योर व्हीकल। सभी ने करवाई होगी कभी ना कभी, है ना। ऑब्वियसली बात है, इंजीनियर बन रहे हो तो 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर तो आप लोग चलाना सीख ही गए होंगे, है ना। तो सर्विसिंग सभी ने करवाई व्हीकल की। अच्छा चलो, आपने गाड़ी की नहीं करवाई तो साइकिल की तो करवाई होगी स्कूल लेवल में, है ना। स्कूल में साइकिल तो मिल ही गई होगी भैया, ऐसा भी मत बोलना कि नहीं सर मेरे पास तो साइकिल भी नहीं थी, है ना। तो ऑब्वियसली बात है सर्विसेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूं कि जो भी मेरा स्ट्रक्चर का काम है वो प्रॉपरली होता रहे, है ना। सो व्हाट इज द सर्विसेबिलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। सर्विस स्ट्रक्चर की अलग अलग हो सकती है। क्या काम हो सकता है स्ट्रक्चर का, भाई जो मेरा स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा मुझे, अगर लेट सपोज मैं रूम में बात कर रहा हूँ तो रूम में जो मेरा बीम है वो बीम मुझे थोड़ा सा सेफ फील करवा दे, या फिर मेरे को आने जाने के लिए जगह प्रोवाइड कर दे, है ना। हेडरूम अच्छा होना चाहिए, बीम का मेन ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं वॉल की बात कर रहा हूँ तो वॉल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई वो पार्टीशन प्रॉपरली कर ले, है ना, इधर से उधर दूसरी तरफ मैं ना देख पाऊँ, ऐसा कुछ पार्टीशन हो जाए। या अगर मैं कभी वॉल को टच करूँ तो ऐसा नहीं कि भैया वॉल से मेरे को खरोच लग जाए, है ना। दैट इज द सर्विसेबिलिटी ऑफ योर वॉल सिंपली। इन द सेम वे अगर मैं ब्रिज की बात कर रहा हूँ तो ब्रिज का जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो ब्रिज का लिया जा सकता है ना। तो ब्रिज का यहाँ पर एग्जांपल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ब्रिज का मेन काम क्या है कि वो अपने कनेक्टिंग रोड्स को कनेक्ट कर पाए विद अ प्रॉपर प्लेन सरफेस। अगर मान लीजिए ब्रिज का जो स्पैन है वो खुद ही नीचे हो गया तो क्या होगा सर, लोगों को कनेक्टिंग रोड से ब्रिज पर आने में ही डर लगेगा, है ना। तो दैट इज द सर्विसेबिलिटी ऑफ योर ब्रिज। तो व्हाट इज सर्विसेबिलिटी, पहले ये लिखता हूँ फिर बाकी बात जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा वो भी लिख देता हूँ, है ना। व्हाट इज सर्विसेबिलिटी, इट इज द फंक्शन ऑफ अ स्ट्रक्चर to fulfill
fulfill the requirements of the using public ऑफ स्ट्रक्चर। भाई जो भी पब्लिक यहाँ पर स्ट्रक्चर का यूज कर रही है उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाए, इस फंक्शन को बोला जाता है अपने सर्विसेबिलिटी। ठीक है ना, आई होप शायद क्लियरली समझ में आया है ना। अच्छा, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या दिया, एग्जाम्पल दिया है दैट ब्रिज स्पैन should be at the level of connecting roads, at the level of connecting roads के जो कनेक्टिंग रोड्स है उसके लेवल पर होना चाहिए आपका ब्रिज, है ना। तो पहला एग्जांपल दे दिया। अच्छा, दूसरा एग्जांपल जो मैंने बीम का दिया था, क्या दिया था, दैट बीम इन अ रूम should not be too deep to hinder our headroom, हेडरूम तो समझ में आता है ना कि भैया मेरे को चलने फिरने के लिए मेरा सर न टकरा जाए कहीं छत से, इतनी भी ज़्यादा डेप्थ नहीं होनी चाहिए बीम की, है ना। ये बीम तो पता है ना क्या होता है, ये आपकी छत में निकला हुआ कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखा है ना। ये जो है ये बीम है, तो ये बीम की डेप्थ अगर बहुत ज़्यादा हो गई, ये यहाँ पर ये आप खड़े हो, है ना, अगर मान लीजिए ये बीम की बहुत ज़्यादा डेप्थ होगी तो क्या होगा, ये आपके सर पे टकराएगा। ये भी तो नहीं चाहते ना हम लोग कि भैया इजीली घूम फिर पाए मैं अपने रूम में, भैया अदरवाइज इतना भी स्ट्रांग बना के क्या मतलब कि मैं उस रूम के अंदर घूम फिर भी नहीं पा रहा हूँ प्रॉपरली। सो दैट इज द सर्विसेबिलिटी, क्योंकि रूम बनाया किसके लिए, रहने के लिए है, चलने फिरने के लिए, इजीली कंफर्ट के लिए बनाया था। अब पता चले रूम के अंदर आपने बीम ही इतनी ज़्यादा डेप्थ तक बना दी कि भैया चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। सो दैट इज द सर्विसेबिलिटी कॉस्ट, यस और नो। तो सर्विसेबल होना चाहिए आपका स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या बोला था मैंने आपको, दैट इज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, कि भैया आपका जो स्ट्रक्चर है वो ड्यूरेबल होना चाहिए, है ना। तो भैया सेफ हो, सर्विसेबल हो, लेकिन ड्यूरेबल भी हो। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है, दैट इज लॉन्ग लास्टिंग। सो क्या लिख देता हूं, दैट स्ट्रक्चर लाइफ should be long while maintaining safety as well as serviceability, आई होप शायद क्लियरली समझ में आया है ना, कि भैया आपका जो स्ट्रक्चर है वो लॉन्ग लास्टिंग होनी चाहिए, उसकी लाइफ ज़्यादा होनी चाहिए। जो भी कोई फंक्शन है, जो भी कोई सेफ्टी वो दे रहा है, जो भी कोई वो फंक्शन को फुलफिल कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ 1 साल के लिए काम करे। अदरवाइज इतनी ज़्यादा कॉस्ट लगाने का क्या मतलब, जब वो स्ट्रक्चर 1 साल बाद काम ही नहीं आएगा, है ना। तो उसकी लाइफ ज़्यादा होनी चाहिए, दैट मीन्स देखो लाइफ को एक्चुअली अफेक्ट कौन करता है, उसको अफेक्ट करता है कि जैसा आज वो नया बना था क्या वैसा ही रहेगा आगे भी। अगर मैं ये चाहता हूं कि वो आगे भी ऐसा ही रहे, इसका मतलब क्या है कि मेरे को उसको बचाना होगा फ्रॉम द आउटसाइड वेदर। जो बाहर क्लाइमेट है, वेदर चेंजेस है, बारिश हो रही है, ठंड पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, उससे मुझे बचाना होगा, है ना। सो दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पर प्रोटेक्शन देना पड़ेगा फ्रॉम वेदर हार्श कंडीशंस, ठीक है। तो अब ये बताओ स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो। स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए पहले एक काम करता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ जो भी कुछ लिखा है, ताकि ये पोर्शन भी इधर ही आ पाए, है ना। जरूरी है भैया, जो पोर्शन अपन कंप्लीट कर रहे हैं वो पूरा पोर्शन एक बार में आ भी जाए अपने पास, है ना। तो चलो इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना साफ साफ। अब सुनो, जब मैंने बोला ड्यूरेबल बनाना मतलब कि मैं वेदर कंडीशन से बचाना चाहता हूँ अपने स्ट्रक्चर को। अब वेदर कंडीशन से बचाने के लिए पहला जो तरीका है दैट इज प्रोविजन ऑफ कवर, है ना। कवर आप प्रोवाइड करते हो, चाहे वो बीम हो, चाहे वो स्लैब्स हो, इसमें आप कवर्स प्रोवाइड करते हो। किससे,
बचाने के लिए, लेट अस सपोज कि भैया सी वाटर है, तो सी वाटर से बचाने के लिए, सनलाइट से बचाने के लिए आप कवर प्रोवाइड करते हो, है ना, कि भैया जो ये आपने रेनफोर्समेंट है यहाँ आपका बीम एंड हो जाता, ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो, आप कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर डेप्थ प्रोवाइड करते हो, ताकि ये जो एक्स्ट्रा डेप्थ क्या करता है, ये एक्स्ट्रा डेप्थ आपकी वेदर कंडीशन, आपके वाटर को इस बार तक पहुंचने से रोक देता है। मतलब जो आपका स्टील बार है जिस पे इफेक्ट हो सकता था कोरोशन का, उसको बचा लेते हैं हम लोग यहाँ पर बाय प्रोवाइडिंग द कवर। ठीक है, तो पहला तरीका क्या था कि भैया हम लोग यहाँ पर अगर कवर दे रहे हैं तो वो ड्यूरेबिलिटी के लिए दे रहे हैं, है ना। इसके अलावा लेट अस सपोज कि आप कोई कवर प्रोवाइड कर रहे हो, किसका, पेंट कर रहे हो, ठीक है, पेंट आपने कई बार आप सीलिंग्स पे करते हैं, रूफ पे कर रहे हो, है ना, रूफ पे अगर आप कोई पेंट कर रहे हो, कई बार देखा होगा आपने कि जो बिल्डिंग्स है उसके टॉप पर आप ब्लैक कलर का पेंट कर देते हो, है ना, तो वो पेंट क्यों किया, ताकि आप उसकी लाइफ को बढ़ा पाओ, ठीक है ना, तो वो पेंट आपने क्यों करा, लाइफ बढ़ाने के लिए किया था। अच्छा, चौथा पॉइंट मैंने यहाँ पर क्या बोला था आपको, चलो फोर्थ पॉइंट भी मैं इधर ही लिख देता हूँ, क्यों अलग अलग हम लोग पेजेस बढ़ाएं, अलग पेज होंगे तो दिक्कत ये है कि आप लोगों को भी फिर क्या है, नोट्स बल्कि हो जाएंगे आपके, और कुछ नहीं होगा, है ना। तो मैं पेजेस ज़्यादा ना बढ़ाते हुए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इधर ही लिख देता हूँ, है ना। तो इधर ही लिखने के लिए काम करते हैं, ये जो सर्विसेबिलिटी वाला पॉइंट है, चलो थोड़ा सा नंबरिंग चेंज हो जाएगी, क्या दिक्कत है, सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट इधर लिख देता हूँ, है ना। तो व्हाट इज आवर फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज इकोनॉमिक। देखो एज एन इंजीनियर मेरा फोर्थ काम क्या होना चाहिए, जो भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूँ उस स्ट्रक्चर, सिविल इंजीनियर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इंजीनियर कॉमन इंजीनियर की बात नहीं कर रहा हूँ। सिविल इंजीनियर का काम क्या है, स्ट्रक्चर्स बनाना, तो स्ट्रक्चर जो भी मैं बनाकर दे रहा हूँ वो कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए, मतलब लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन मेरा टारगेट होना चाहिए। अब लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन में बनाने के लिए दो तरीके हैं, पहला क्या है, दैट इज टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। अगर मान लीजिए मैं कोई मटेरियल यूज कर रहा हूं तो पहला तरीका तो यह है कि भाई मैं मटेरियल की क्वांटिटी कम कर दूं। दूसरा मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूं कुछ सस्ते मटेरियल, यूज ऑफ चीपर मटेरियल्स। भाई अगर कोई कॉस्टली मटेरियल है तो उसका कुछ सब्स्टिट्यूट देख लिया जाए, है ना। जैसे अगर सीमेंट है तो कुछ पोर्सेलेनिक अगर मैं मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ तो वो चीपर होते हैं, है ना। फ्लैश मैं यूज़ कर रहा हूँ, चीपर होता है ना। तो ये हो गया, चीपर टेक्निक्स मुझे अपनानी है अपने कंस्ट्रक्शन में, अपने स्ट्रक्चरल मेंबर के बनाने में, है ना। लेकिन ये मैं सिविल इंजीनियर की बात कर रहा हूँ, अगर मैं जनरल इंजीनियरिंग की बात करूँ जो आप लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हो, है ना, तो कहाँ पहले के टाइम में एक संदेश भेजने के लिए हम लोग तो नहीं, खैर बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, अगर तो राजा महाराजाओं के टाइम पे क्या होता था, कबूतर को चिट्ठी पकड़ाई जाती थी और वो चिट्ठी लेकर कबूतर उड़कर जाता था जहाँ उसको संदेश पहुँचाना था। टाइम बहुत लगता था, रुपया बहुत लगता था, कबूतरों को भी तो मेंटेन करना पड़ता था भाई, पालना पड़ता था कबूतर को। किस लिए, इसलिए कि भैया वो 10 दिन में अपना एक संदेश पहुंचा पाए, तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती थी। एक मैसेज पहुंचाने में आपको कबूतर पालना पड़ रहा है, ठीक है ना। अब हमने क्या करा, इंजीनियरिंग अप्लाई करके भाई हमारे मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप है, फटाफट मैसेज टाइप करा और विद इन सेकेंड जिसको भी पहुंचाना था वहां पहुंच गया। तो दैट इज इंजीनियरिंग। आपने अपना काम एफिशिएंट भी कर दिया, कम से कम टाइम में भी पहुंच गया, और क्या हो गया, कॉस्ट भी काफ़ी कम लग गई, है ना। कहाँ पहले संदेश पहुंचाने के लिए कबूतर पालना पड़ता था, अब तो कबूतर पालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने स्मार्टफोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल करा फ्री में और मैसेज भेज दिया, है ना। सो दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव। लेकिन अच्छा चलिए, हम तो यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो स्ट्रक्चर में लेट अस सपोज जैसे अगर इसके पहले कैसा कंस्ट्रक्शन होता था कि भैया ये आपने स्लैब है और ये बीम है, ये दोनों अलग अलग कास्ट होती थी। अब क्या कर देते, अब हम ये करते हैं कि भैया चलो ये जो आपकी बीम और स्लैब है ये दोनों को ही इकट्ठा हम लोग कास्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अब एक बात समझो, पहले आपने ये बीम कास्ट करी और उसके ऊपर ही अपना स्लैब कास्ट कर दिया। सो दिस इज योर स्लैब एंड दिस इज योर बीम, देखा हुआ सबने, है ना। तो अगर ये दोनों अलग अलग
कास्ट करे हैं तो इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर बॉन्डिंग होनी चाहिए थी वो बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग तो होगी नहीं। सो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर स्लैब और बीम अलग अलग मूव कर सकते हैं, मतलब ओवरऑल जो आपका स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, वीक होगा। लेकिन अगर दोनों को इकट्ठा कास्ट कर रहा है जिसको हम लोग बोल देते हैं मोनोलिथिक बीम, क्या बोल देते हैं हम लोग, मोनोलिथिक कास्टिंग ऑफ बीम। ठीक है, तो जब मैंने मोनोलिथिक कास्टिंग करी है इसका मतलब क्या है कि ये एक्चुअली एक टी बीम है। कैसी बीम है, टी बीम है। तो टी बीम बना रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो बहुत प्रॉपर होगी, है ना। तो इसका मतलब ये जो हमारा मेंबर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ज़्यादा स्ट्रांग मतलब मैंने ज़्यादा स्ट्रांग मेंबर दे दिया एट ऑलमोस्ट सिमिलर कॉस्ट, तो दैट इज़ मोर इकोनॉमिकल। यस और नो। सो इकोनॉमिकल बनाने के लिए मैंने पहला यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या दिया है कि आप मोनोलिथिक जैसे बीम्स यहाँ पर कास्ट करते हो, तो मोनोलिथिक बीम्स क्या है आपकी, एक इकोनॉमिकल मेथड है। दूसरा मैंने आपको क्या बोला था कि पोजोलॉनिक मटेरियल आप यूज कर सकते हो इन प्लेस ऑफ सीमेंट। पोजोलॉनिक मटेरियल, अब पोजोलॉनिक मटेरियल तो बहुत सारे हैं, बीएमसी में बहुत सारे मटेरियल्स पढ़े हुए हैं आप लोगों ने। वो मटेरियल्स जो आप रिप्लेस कर रहे हो आज के टाइम में ताकि उसकी कॉस्ट कम हो जाए, ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाए एट अ लेसर कॉस्ट, है ना। तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। आई होप शायद बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। पांचवा जो पॉइंट है दैट इज योर एस्थेटिक्स। देखिए फिफ्थ पॉइंट कंपलसरी नहीं है, फिफ्थ पॉइंट इज नॉट कंपलसरी। ये सिर्फ हम तभी फॉलो करते जब हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर में का ज्यादा हो, इतना हो कि भैया चारों कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद अगर कॉस्ट में कुछ रुपया बच गया है तो मैं एस्थेटिक्स पे काम करूंगा, है ना। बट व्हाट इज एस्थेटिक्स, आवर स्ट्रक्चर शुड लुक गुड, स्ट्रक्चर शुड बी गुड लुकिंग, है ना। अब अधिकतर लोग जो है हमारे इंजीनियर्स, है ना, यंग इंजीनियर्स की बात करूं तो जब स्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है तब तो ये सारी स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं क्योंकि टीचर ने समझाया है मार पीट कर। ठीक है, कैसे मार पीट कर वो तो आप देखो क्योंकि मैं तो आपको देख भी नहीं पा रहा हूं, है ना। लेकिन टीचर ने समझाया यहाँ तो भी कुछ फॉलो कर लेते हैं। लेकिन जब सही में लाइफ में कुछ चूज करने की बारी आती है तो सबसे पहले किसको देखते हैं, एस्थेटिक्स, है ना। देखते हो ना कि भैया दिखने में कैसा है, कार खरीद रहे दिखने में कैसी है ना। लाइफ पार्टनर चूज कर रहे दिखने में कैसा है। अरे भाई सबसे पहले नहीं बल्कि सबसे लास्ट में क्या देखना चाहिए था, एस्थेटिक्स। क्यों अपनी इंजीनियरिंग भूल जाते हो, लाइफ में अप्लाई नहीं करते हो, है ना। नहीं अप्लाई करोगे तो भैया ऑब्वियस ही बात है आर्किटेक्ट और इंजीनियर में कुछ डिफरेंस होता है। आपको आर्किटेक्ट नहीं बनना है, आपको क्या बनना है, इंजीनियर बनना है। कोई पूछ लेना आर्किटेक्ट ज़्यादा बेहतर है कि सिविल इंजीनियर ज़्यादा बेहतर है, तो जवाब होना चाहिए सिविल इंजीनियर ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो एस्थेटिक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। किस पे ध्यान देता है, सेफ्टी पर, सर्विसेबिलिटी पर, और एक्चुअली वही काम आती है लाइफ में। एस्थेटिक्स की बात कर लेते हैं। चलो अब इंजीनियर के तौर पे क्या हम लोग अपने स्ट्रक्चर में कहीं एस्थेटिक्स अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। चेंज सम शेप, चेंज शेप ऑफ बीम या फिर कॉलम, और कॉलम। अब देखो बीम होती कैसी है, बीम सर ये रोड में, ये हमारे रूम के अंदर कुछ इस तरह की दिख रही है। मैं चाहता हूँ कि यार नहीं, मेरे घर में मेरे रूम के अंदर बीम ऐसी ना दिखे, तो इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं ये कर सकता हूँ भैया कि मैं अपने बीम के ऊपर कुछ इस तरह का कवर प्रोवाइड कर दूँ। दिखने में क्या लगेगा कि भैया ये अब रेक्टेंगुलर बीम नहीं है, ये एक सेमी सर्कुलर बीम दिख रही है, दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा क्योंकि नॉर्मली घरों में तो रेक्टेंगुलर बीम दिखती है रूम के अंदर, ये बढ़िया सी मेरे को दिख रही है सेमी सर्कुलर, है ना। इसके अलावा और क्या कर सकते भैया, हो सकता है कि आप अपने जो कॉलम है, कॉलम आपका कुछ इस तरह का बना था, आप इस पे भी कुछ इस तरह की कवरिंग दे दो। किस तरह की कवरिंग दे दोगे, हो सकता है भैया आप इस तरह की कवरिंग प्रोवाइड कर दो, दिखने में कुछ अच्छा लगेगा, है ना। तो ये जो कवर्स प्रोवाइड कर रहे हो सिर्फ दिखाने के लिए, वो क्या हो गया, एस्थेटिक्स हो गया। तो आई होप शायद समझ में आया है। ये पांचों पॉइंट्स का यूज, इन पांचों पॉइंट्स को फॉलो आपको करना चाहिए कब, जब भी आप किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन कर रहे हो, है ना। तो अब कुछ बातें यहां पर आती है, जैसे मैंने अभी 2 पॉइंट आप लोगों को अभी फिलहाल बोले थे कि पहला पॉइंट था आपका
एनालिसिस, दूसरा पॉइंट क्या था, दैट इज डिजाइन, है ना। तो थोड़े कुछ सवाल मैं अभी अब आपको पूछता हूँ, है ना, उनके जवाब अब आप लोगों को भी देने हैं, मैं जवाब दूंगा, लेकिन कोशिश करना कि वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद सोचो कि इसका जवाब क्या होगा। पहला सवाल, मुझे सबसे पहले ये सवाल का जवाब दो कि दो पार्ट थे, एनालिसिस और डिजाइन, ये क्या दोनों में से पहले कौन सा होना चाहिए, दोनों में से पहला कौन सी स्टेप होनी चाहिए आपकी। देखो अधिकतर लोग ये बोलते हैं कि एनालिसिस पहले होना चाहिए। भाई एनालिसिस तो आप तब करोगे ना जब आपके पास स्ट्रक्चरल मेंबर बने हुए हो, है ना, तो स्ट्रक्चरल मेंबर पहले बनने चाहिए फिर एनालिसिस होगा। लेकिन अगर मान लो आपने स्ट्रक्चरल मेंबर दे दिए, बना दिए और फिर एनालाइज करके चेक करा कि भी ये तो फेल हो जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ तो उतनी है ही नहीं, इसमें फोर्स ज़्यादा आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है आप वापस से क्या करोगे, डिजाइनिंग करोगे। दैट मीन्स अब आपका जो भी पर्टिकुलर मेंबर वीक पड़ रहा था, अब आपने उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी और वापस से डिजाइन कर दिया, है ना। इसका मतलब अब जो नया स्ट्रक्चर डिजाइन करा उसका वापस एनालाइज करो कि भाई उसमें आप फोर्सेस कितने आ रहे हैं, स्ट्रेसेस कितने आ रहे हैं, क्या वो सेफ जोन में है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, दैट बोथ दोनों ही साथ साथ होने चाहिए, मतलब दोनों के दोनों ही एक के बाद एक होने चाहिए अगर मैं एक नए स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। लेकिन अधिकतर जो हम लोग ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन करते हैं वो होते हैं बाय एक्सपीरियंस, कि भैया आपको बिल्डिंग बनानी है, अच्छा G+4 बनाना है, इसका इतना इतना साइज, इतना इतना डायमेंशन होना चाहिए, चलो एक मिनिमम डायमेंशन मुझे ऑलरेडी पता थी, इसमें कुछ और करेक्शंस करना है तो करेक्शन कर लो और डिज़ाइन करके दे दो। तो अधिकतर ट्रेडिशनल डिजाइनिंग जो होती है वो होती है बाय एक्सपीरियंस। लेकिन अगर एक मैं नए मेंबर की बात कर रहा हूं तो नया मेंबर में एनालिसिस और डिजाइनिंग दोनों साथ साथ होती है, ये पहला पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा सवाल है, मुझे ये बताओ, प्लास्टरिंग अगर आप कर रहे हो, प्लास्टरिंग ऑफ वॉल, ठीक है, एक वॉल पे अगर आप प्लास्टरिंग कर रहे हो तो वो हमारे 5 पॉइंट कौन कौन से थे भैया, पहला था सेफ्टी, दूसरा पॉइंट कौन सा था, सर्विसेबिलिटी, है ना, तीसरा पॉइंट क्या था, दैट वाज ड्यूरेबिलिटी, चौथा पॉइंट क्या था मेरा, इकोनॉमिक, ठीक है, और पांचवा पॉइंट क्या था मेरा, दैट वाज योर एस्थेटिक्स। तो अभी मुझे फटाफट यहां पर ये बताओ कि आप लोग कि जो मैं वॉल की प्लास्टरिंग कर रहा हूं वो इन 5 में से किसके लिए करता हूं। क्या मैं सेफ्टी के लिए करता हूं प्लास्टरिंग, सर प्लास्टरिंग से कोई बहुत ज़्यादा ऐसी स्ट्रेंथ तो नहीं बढ़ती, है ना, तो स्ट्रेंथ तो नहीं है, चलो दूसरा स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही, मतलब सेफ्टी की बात नहीं है। सर्विसेबिलिटी, हाँ भाई वॉल की सर्विसेबिलिटी, देखो वॉल हमारे सामने है, कभी ना कभी मेरी बॉडी उससे टकरा सकती है, घिस सकती है, खरोच नहीं पड़नी चाहिए, स्मूथ होना चाहिए वो सरफेस जिस पे मेरी बॉडी टकराएगी, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे लिए यूज़ करने लायक वॉल बन जाएगी अगर वो स्मूथ होगी तो, है ना। तो सर्विसेबिलिटी, बिल्कुल सर्विसेबिलिटी में ये काम आता है आपका प्लास्टर। अब जरा ये बताओ, क्या ये ड्यूरेबिलिटी बढ़ाती है प्लास्टरिंग, है प्लास्टरिंग, हाँ सर ड्यूरेबिलिटी बढ़ाती है ना, क्यों, क्योंकि सर ये बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, उससे अपनी ईंटों को बचा लेती है, तो ड्यूरेबिलिटी ये बढ़ाती है। तीसरा पॉइंट, क्या इकोनॉमिक होता है ये प्लास्टरिंग, नहीं सर वो तो कॉस्ट बढ़ा देती है। एस्थेटिक्स, दिखने में क्या अच्छा लगता है अपनी वॉल, हाँ सर दिखने में अच्छी लगती है, अगर प्लास्टर किया हुआ है तो दिखने में हमारी वॉल अच्छी लगती है, तो एस्थेटिक्स में काम आता है आपका प्लास्टरिंग, ठीक है। तो सेकंड सवाल आई होप शायद क्लियर है। तीसरा एक और सवाल दे देता हूं, चलो लगे हाथ, आपको समझाने के लिए है सिर्फ सवाल। तो अब मेरे को ये बताओ, फ्लोरिंग, जो फ्लोरिंग टाइल्स हम लोग लगाते हैं तो वो किसके लिए लगाते हैं ये बताओ। चलो फ्लोरिंग टाइल्स इनमें से कौन कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करने के लिए दी जाती है। पहला, क्या सेफ्टी बढ़ाती है, नहीं सर टाइल्स के कारण कोई स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी नहीं आपके फ्लोर की, मेन स्ट्रेंथ तो जो है वो तो स्लैब की है ना, तो स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाती है। क्या सर्विसेबिलिटी, सर देखो हमारा जो फ्लोर है वो स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि हमें उस पर चलना है,
बार बार नीचे देख कर थोड़ा ना चल पाएंगे हम लोग रूम में। तो सर्विसिबिलिटी के लिए बिल्कुल ये काम करता है, सर्विसिबिलिटी में ये बिल्कुल काम करता है फ्लोरिंग टाइल्स। ठीक है, क्या ड्यूरेबल बनाता है, देखो रूम के अंदर से कोई ऐसा नहीं है कि सनलाइट आ रही है या फिर आपको रूम के अंदर कहीं फ्रॉस्टेक्शन आ जाएगा, नहीं, रूम के अंदर नहीं आएगा, है ना। हाँ, अगर आप फुटिंग की बात कर रहे थे तब शायद कुछ फ्रॉस्टेक्शन की बातें कर सकते थे, नहीं ना। तो यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी की बात नहीं आती। क्या ये इकोनॉमिक होता है, नहीं सर, टाइल्स की कॉस्ट अलग से एक्स्ट्रा लगने वाली है, तो ये इकोनॉमिक तो नहीं होता। क्या दिखने में अच्छा लगता है हमारा फ्लोर, हाँ भाई, टाइल का कलर हम लोग चूज करने जाते हैं कि नहीं नहीं हमारे फ्लोर में ये कलर का होना चाहिए टाइल, तो ऑब्वियस सी बात है कलर क्यों चूज करने जा रहे हो, क्योंकि वो दिखने में आपका फ्लोर कैसा लगेगा इसको अफेक्ट करता है, तो एस्थेटिक्स को अफेक्ट करता है बिल्कुल फ्लोरिंग ऑफ टाइल्स या फ्लोरिंग टाइल्स। ठीक है, तो आई होप शायद कंसेप्ट समझ में आया होगा दैट व्हाट आर दीज 5 कंसेप्ट्स और 5 कंडीशंस दैट यू वांट टू सेटिस्फाई ड्यूरिंग द डिजाइनिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर। तो अगर मैं अभी फिलहाल इस सब्जेक्ट की बात करता हूं तो इस सब्जेक्ट में आप लोग आरसीसी स्ट्रक्चर्स की डिजाइनिंग कर रहे हो, दैट मीन्स कि अगर मैं आरसीसी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं तो इसमें फोर्सेस कितने एक्ट करेंगे, फोर्सेस एक्टिंग आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स गिवन इन द क्वेश्चन। मोस्टली क्वेश्चन में क्या होता है कि कितना फोर्स एक्ट करेगा आपके स्ट्रक्चर पे ये दे दिया जाता है। अगर ना दिया हो, फील्ड पर बात करूं तो फील्ड पर तो एनालिसिस और डिजाइनिंग दोनों आप ही को करनी है एज एन इंजीनियर। तो जब एक स्ट्रक्चर आप डिजाइन कर रहे हो एज एन इंजीनियर तो वहां पर एनालिसिस और डिजाइन का पार्ट दोनों आपको ही करना है ना। तो वहां पर आपको लोड या फिर फोर्सेस कैलकुलेट करने के लिए अपने आईएस कोड्स का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो आईएस कोड्स का सहारा कैसे लिया जाता है, वाइल कैलकुलेटिंग द लोड्स, है ना। अब आरसीसी होता क्या है, ये सारी बातें, आरसीसी को डिजाइन कैसे करना है, तो भैया डिजाइन अपने जो मेथड्स है उनके बारे में बातें, ये सब कुछ हम लोग करेंगे धीरे धीरे करके स्टेप्स में। अगर कुछ सवाल ऐसे हैं जो अभी भी आपके मन के अंदर है और उसका जवाब इस लेक्चर में नहीं मिला है तो थोड़ा सा थम जाओ, सारी बातों का जवाब मिलेगा एक एक करके। भैया ये पहला ही लेक्चर था, रहम करना, बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब आपको मिलना है, आपको देना है, धीरे धीरे करके सारे लेक्चर्स में मिलता जाएगा। बस एक काम करना है कि सारे लेक्चर्स को आपको फॉलो करना है, साथ नहीं छोड़ना है। सारे सवालों का जवाब, आपके सवालों का जवाब लेक्चर्स में आपको मिलता जाएगा, लेकिन सारे लेक्चर्स को फॉलो करोगे तब। फिलहाल इस सेशन को मैं यहीं एंड करता हूं, मिलते अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।